तो पहला हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो हमने कल 11 तक तो कर ही लिया था। कम्युनलिज्म क्या होता है, सजेक्ट करें अलग अलग जो कम्युनलिज्म को कंट्रोल करने के तरीके हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है, संप्रदायवाद होता है, धर्म के नाम पे जो झगड़े हो जाते हैं। जो आपने देखा होगा दिल्ली में भी हुए थे, शायद 2020 में हुए थे, 21 में हुए थे ये झगड़े दिल्ली के अंदर। सर कोरोना से जस्ट पहले हुए थे, 2020 में हुए थे। 20 में, हाँ 20 में हुए थे, फिर तो कोरोना से पहले हुए फरवरी थे। तो फरवरी इस, हाँ, ये जो कम्युनिटी के नाम पर झगड़े होते हैं, जहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के साथ झगड़ा करते थे, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो जाना या सिखों का किसी और कम्युनिटी के साथ झगड़ा हो जाना। जैसे दिल्ली में हुए थे 1984 में, जब सिखों के झगड़े हिंदुओं के साथ हो गए थे, लोगों ने सिखों को, सरदारों को पहचान पहचान के मारना शुरू कर दिया था। तो इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म का एक फेनोमेन है कि वेयर द पीपल आर आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड अलोंग द रिलीजियस लाइन। यहाँ पे लोगों की पहचान धर्म के आधार पर की जाती है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं अपने इंटरेस्ट बेस रिलीजियस आइडेंटिटी को। यहाँ पे जो कम्युनलिज्म ग्रुप होते हैं उनका एक ही मकसद ये होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए, पॉलिटिकल मोटिव को मोबिलाइज करने के लिए वो किसी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म बहुत लगातार रहा है और काफ़ी सालों तक इसका असर देखते रहे। इसकी शुरुआत जब से हो जाती है जब हमारा देश जो है वो पार्टीशन के कगार पे बैठा था। जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पे बांट दिया गया, जो रिलीजियस, जो धर्म के नाम पर बंटवारा था हिंदू और मुसलमानों का। यहाँ पे पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बोला गया और हिंदू कंट्री जो है भारत को बोला गया। लेकिन भारत ने अपने आप को हिंदू मेजॉरिटी ना मानकर एक वो क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म को अपना लिया। बोला कि हम लोग सब धर्म के हैं और सब लोगों को यहाँ पे रहने की आज़ादी है। तो ये भारत का प्रोपेगेंडा था। तो कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ों को फोर्स करना या लागू करना जिसके अंदर धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं या किसी और कम्युनिटी के साथ लड़ाई हो जाती है, जैसे सिखों की हिंदू कम्युनिटी के साथ या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे कम्युनलिज्म के अंदर कम्युनिटी की लड़ाई हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया के ऊपर या इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स ही इनको बढ़ावा देती है, कम्युनलिज्म को। हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े होते हैं इन सबको बढ़ाने वाले इंडियन पॉलिटिक्स है। तो पोलराइजेशन करना, पोलराइजेशन का मतलब होता है धर्म के नाम पे लोगों को बांट देना। जैसे किसी भी एक भ्रांति, जैसे वो सीए वाला कानून आया था तो उसके खिलाफ ये भ्रम फैला दिया गया पूरे देश के अंदर कि ये मुसलमान विरोधी है। तो उससे जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे बैठ गई, इकट्ठी हो गई। तो सारी कम्युनिटी जो है मिलकर इसका विरोध कर रही थी कम्युनलिज्म का, लेकिन उनको पोलराइज किया गया था, इकट्ठा कर रहे थे किसी गलत बात के लिए, जिससे गवर्नमेंट के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज पैदा हो गई। यानी कि गवर्नमेंट ने उनके उनके प्रोटेस्ट से, उनके आंदोलन से बहुत सारी परेशानियों का सामना किया और भी कम्युनिटी ने किया, लोगों ने किया। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपना धर्म बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब है वायलेंस। वायलेंस मतलब धर्म के नाम पे दंगे फसाद हो जाते हैं, कम्युनिटी के नाम पे लोग लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप या टोली बना के लोग दूसरे की कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो वायलेंस होता है, जो दिल्ली वालों ने देखा भी है 2020 के अंदर जब हुआ था। और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा है। हाँ, साउथ में इतने ज़्यादा दंगे हुए नहीं थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जैसे त्रिलोकपुरी है, तिमारपुर है, यहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए थे। लोगों ने जो है पूरी बस्तियाँ जो है, मुसलमानों की दुकानें, घर, मकान सब जला दिए थे। हिंदुओं ने मुस्लिमों के जलाए, मुस्लिमों ने हिंदुओं के जला दिए। तो दोनों कम्युनिटी ने एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया था सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर। जैसे ताहिर हुसैन वाला केस आया था उस समय, उसने अपनी छत के ऊपर से जो है बोतलें बरसानी शुरू कर दी थी हिंदुओं के ऊपर और ईंट पत्थर के बोरे चढ़ा के वो टारगेट किया गया। ये सब होता रहता है। अभी बंगाल में भी एक वायलेंस का मुद्दा आया था जहाँ पे शोभा यात्रा चल रही थी, किसी राम जन्मभूमि की किसी चीज़ की थी। उसके ऊपर जब वो मुस्लिम एरिया से जा रहे थे तो मुस्लिमों ने पत्थर बरसा दिए अपनी छतों से, जिसके ऊपर काफ़ी लोग घायल हो गए थे और बंगाल का वो मुद्दा पूरे देश में हाईलाइटेड रहा था। अभी की बात है, ये थोड़े दिन की पहले की। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो होती है हमारे देश के अंदर जो है, जो वोट की पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, यानी कि वोट लेने के लिए पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कम्युनलिज्म की भावना को भड़काने के लिए भी इलेक्शन जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वोटर्स को ये धर्म के नाम पे भड़काते हैं, बरगलाते हैं और इनका मेन मकसद क्या होता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट इकट्ठे करना। तो ये मोबिलाइज
सपोर्ट करते हैं, यानी कि ऐसे धार्मिक जो लोग होते हैं, जैसे हमारे जो हुआ था, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे मुस्लिम ऐसे संगठन पकड़े गए थे जो मुस्लिमों का पोलराइजेशन कर रहे थे, यानी कि मुस्लिमों को इकट्ठा कर रहे थे। तो इनका मेन मकसद ये था कि धर्म के नाम पे झगड़े फसाद करा देना, भाषा के नाम पे झगड़े फसाद करा देना, झूठे प्रोमिस करना और लोगों को रिलीजियस कम्युनिटी मतलब रिलीजियस फेयर डर दिखाना धर्म के नाम पर। जैसे अभी फिल्म भी आई थी जो कश्मीर फाइल आई थी, उसके बाद फिर एक और फिल्म आई है केरला स्टोरी। इन दोनों स्टोरी में दिखाया गया ना कि धर्म को किस तरीके से फैलाया जा रहा है, लोगों में डर बैठाया जा रहा है। तो डर बैठाने से भी आपके जो कम्युनिज्म है वो पनपता है। अब है नेग्लेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट करना। अब ये धर्म के मामले में इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको देश के विकास के कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कम्युनिटी से मतलब होता है। ये कम्युनिज्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, दंगा फसाद करना, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ना, ये सब के लिए तैयार हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब है डिविजिबल पॉलिटिक्स, बांटने वाली राजनीति शुरू से इंडिया में हावी रही है और आज भी धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। और ये सब जो है पॉलिटिकल लोग हैं जो पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे पहले कांग्रेस थी वो सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सारी पॉलिटिक्स करती थी जहाँ पे मुस्लिम वोट को इकट्ठा करती थी। लेकिन अब जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है तो उन्होंने भी अपना हिंदूवाद की जो परंपरा है वो चला दी है, हिंदू वोट को इकट्ठा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, हम हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो बहुत सारे और भी हैं जो बुराइयां हैं इसके अंदर। अब हम मेजोर्सेस पढ़ेंगे जो काउंटर कम्युनलिज्म करते हैं, यानी कि जो कम्युनलिज्म की भावना है, सांप्रदायिकता की भावना है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप, कौन से मेजोर्सेस हैं, कौन से उपाय हैं जो आपने इस्तेमाल किए हैं। तो पहला सबसे बड़ा उपाय होता है एजुकेशन। अगर हम सब लोगों को एजुकेटेड कर दें, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खोल दें ताकि सब लोग पढ़ पाए, एक अच्छी एजुकेशन ले पाए, तो एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि धर्म के नाम पे हो हल्ला करने से कुछ नहीं मिलता, हमें डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। जब तक हमारी कम्युनिटी डेवलप नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, तब तक कम्युनिटी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के नाम पे हो हल्ला करने से कुछ नहीं मिलता। तो एजुकेशन ही वो चीज़ है जिससे सबको हम अवेयर कर सकते हैं। लीगल मेजोर्सेस, अगर हम लीगल मेजोर्सेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम पे बहुत सारे लीगल मेजोर्सेस लिए हैं जिसमें कानूनी सहायता करना होता है। यहाँ पे लॉ ने जो है इनिशिएटिव लेते हुए बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं ताकि वायलेंस से बचा जा सके। कम्युनल वायलेंस जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि एक कम्युनिटी को टारगेट करके यहाँ पे जो कम्युनलिज्म है वो संप्रदायवाद है वो फैलाया जाता है। तो एक ही कम्युनिटी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर अभी एक नया कानून उन्होंने लाए थे कि कोई भी अगर ऐसा करता है जो धर्म के नाम पे कोई भी वाद विवाद करेगा तो उसके घर को वो ले जाते थे, क्या कहते हैं उसको, बिल्डोजर ले जाके उसके घर को तोड़ देते थे। तो वो बिल्डोजर ले जाकर तोड़ने से वो डर बैठा रहे हैं ना उन लोगों के मन में कि भाई अगर आप ऐसा काम करोगे, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो हम आपका घर गिरा देंगे। क्योंकि हर किसी के घर के अंदर कुछ ना कुछ अनऑथराइज ज़रूर ही होता है, या उसका कुछ ना कोई और प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अनऑथराइज होती है। तो ये अनऑथराइज के नाम पर उसको डर दिखाते हैं ताकि वो कम्युनलिज्म की भावना से दूर रहे। तो ये लीगल मेजोर्सेस ज़रूरी हैं, ऐसा डर दिखाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप कानूनों में परिवर्तन करोगे और कानूनों को सख्त बना दोगे, तो कानून अगर आपका सख्त रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, तो आप जो है किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ को रोक सकते हैं। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं कानून के थ्रू। तो कानून हमारा होना चाहिए। अगला है मीडिया। मीडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, किसी भी भावना को फैलाने के लिए मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर कम्युनलिज्म की बात करें तो डर दिखा के, जैसे मुस्लिम ख़त्म हो रहे हैं या हिंदू ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा डर दिखा के उनके मन में ये जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता की भावना को भरा जा रहा है। तो वो मीडिया ही तो भर रहा है, मीडिया ही तो इस न्यूज़ को फैला रहा है। तो मीडिया की ये ड्यूटी, जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि ये मीडिया किसी भी ऐसी भावना को ना फैलाए, बल्कि भाईचारे की भावना को मीडिया प्रमोट करे। मीडिया न्यूज़ चैनल में इस तरीके से दिखाया कि हमारे देश के डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश डेवलप होगा तो सब चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कई बार मीडिया को होल्ड कर लेती हैं, मतलब मीडिया को अपने पक्ष में न्यूज़ दिखाने पर मजबूर कर देती हैं, या ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सीरियल्स दिखाए जाते हैं जिससे ये सब चीज़ें पनपती हैं जो उस पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा देती हैं। इंटरफेथ डायलॉग्स का मतलब ये है कि काउंटर कम्युनलिज्म कर रहे हैं। एक
एक व्यक्ति ने दूसरे संप्रदाय के बारे में कुछ कहा, किसी रिलीजियस लीडर ने कुछ भी स्टेटमेंट दे दी, भाषण दे दी, तो दूसरे जो कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो उसके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे, यानी कि उसके डायलॉग्स को काउंटर करेंगे, जिसकी वजह से जो भावना है वो भड़क जाती है। और जो टॉलरेंस होता है, जब भी उसकी भावना टॉलरेंस आपका ख़त्म हो जाता है, एक लिमिट तक ही सब लोग सहन कर सकते हैं, वहाँ पे अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर ये पत्थरबाजी, ये जो मार पिटाई है या हथियारों का इस्तेमाल है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो काउंटर कम्युनलिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट करता है आपके इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जब भी दंगे होते हैं, दंगे होने की वजह से हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा नुकसान में चली जाती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ तो बहुत सारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी डीटीसी बसों को जला दिया, लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है, देश का जो विकास चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है इन सब गतिविधियों की वजह से। इसलिए जो रिलीजियस ग्रुप इसमें अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इनको रोक पाएँ, क्योंकि धर्म के नाम पर जब विवाद होता है सरकार उसमें इंटरफेयर करने से बचती है। इसलिए बचती है सरकार कि इंटरफेयर करने से कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को नुकसान हो जाए, क्योंकि सब कोई वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिज्म है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट भी है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, मतलब बंटवारा है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर पार्टियों को भी बंटवारा है। बहुत सारी पार्टियां तो ऐसी हैं जो धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर ही बनी हैं, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो स्पेशल किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, तो उस आइडियोलॉजी का डर दिखाकर उनको अपने साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ अगर हमें इससे बचना है तो हमें एजुकेशन को फैलाना पड़ेगा, हमें लॉ को मजबूत करना पड़ेगा, मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इंटरफेथ डायलॉग्स जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है इस पर काउंटर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रोल ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। अभी जो रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म है, रीजन जिसे कहते हैं, तो रीजनलिज्म जो है वो है क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद कब पनपता है और इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्षेत्रवाद की कैसी भावना है या कितना असर है। तो अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो हमारे देश के अंदर जो केंद्रीय पार्टी हैं उनसे ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टी हैं। जैसे क्षेत्रीय पार्टी की बात करो तो जैसे समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, बीएसपी जो है क्षेत्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो अब नेशनल पार्टी बन गई, लेकिन पहले वो भी क्षेत्रीय पार्टी थी। और जैसे पार्टी हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो क्षेत्र के विकास के ऊपर जोर देती हैं, जैसे अन्ना द्रमुक है, एआईडीएमके है, डीएमके है, और तमिल कांग्रेस है, कर्नाटक के अंदर एक और कांग्रेस है, कर्नाटक विकास कांग्रेस ऐसे कुछ है। तो ये सब जो है क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो हमारे देश के अंदर जो नेशनल पार्टी कम है लेकिन क्षेत्रीय पार्टी बहुत ज़्यादा है। तो क्षेत्रीय पार्टी होने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि क्षेत्रीय पार्टी हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के ऊपर ध्यान देती है, क्षेत्र की बात करती है, इनको देश की राष्ट्रीय एकता की कोई परवाह नहीं होती। ये देश के डेवलपमेंट के अंदर कोई भी पेन नहीं लेती, कोई इनकी सरदर्दी नहीं है, देश की एकता या देश के विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने क्षेत्र के मुद्दे को, अपनी भाषा के मुद्दे को उठाते हैं। जैसे हमेशा से जो साउथ इंडिया वाले ये कहते हैं कि हिंदी भाषा को क्यों प्रमोट किया जाता है, तमिल लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा लोग देश के जो तमिल बोलते हैं, लेकिन फिर भी तमिल भाषा को कहीं पर भी अधिसूचित नहीं किया गया, हिंदी भाषा को सब जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, जबकि देश की ज़्यादा आबादी जो है वो तमिल बोलती है, फिर भी ऐसा है कि तमिल लैंग्वेज को जो है वो पहचान क्यों नहीं है। तो ये सब जो है क्षेत्रवाद है जो पनप रहा है हमारे देश के अंदर। इसकी कई सारी बुराइयां भी है क्षेत्रवाद की। तो क्षेत्रवाद में जो है पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है किसी क्षेत्र का, किसी रीजन का लिया जाता है, जिसमें देश की कोई बात नहीं करता। यहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन वही है कि अगर ज़्यादा हम क्षेत्रवाद को पन पाएंगे तो हो सकता है एक बार हमारा देश का फिर दोबारा से बंटवारा हो जाए, क्षेत्र के नाम पर देश बढ़ जाए। जैसे अगर हम पंजाब में खालिस्तान की बात करें तो खालिस्तानी क्या मांग रहे हैं, वो अपना एक अलग देश मांग रहे हैं जिसको वो खालिस्तान का नाम दे रहे हैं। तो खालिस्तान क्या है, वो पंजाब के कुछ क्षेत्र को आज़ाद कराना चाहते हैं भारत से। तो ये क्षेत्रवाद की भावना से ही तो पनपा है। और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पनप रही है आज़ादी। जैसे आपका मिज़ोरम है, अभी जो मेघालय है वहाँ पर एक वो चढ़ा था ना, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो है वो हथियार उठा लिए थे, आर्मी से डायरेक्ट लड़ाई मोल ले ली थी। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब जो है क्षेत्रवाद को पनपा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म जो है वो ख़तरे में आ रहा है। अब कौन सा फैक्टर है जो आपके क्षेत्रवाद को, रीजनलिज्म को बढ़ाते हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं ये देखते हैं हम। बहुत सारे ऐसे सेवरल फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका क्षेत्रवाद बढ़ता है। तो पहला फैक्टर है आपका इनक्रेडिबिलिटी डाइवर्स।
यानी कि यहाँ पर हर जो ग्रुप है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो किसी लैंग्वेज के ऊपर बेस है, किसी कल्चर के ऊपर बेस है, किसी कस्टम के ऊपर बेस है, वो सारी पार्टियां जो मिलकर देश को ऐसी दिशा में ले जाना चाहती हैं जहाँ पे उनका जो अपना मोटिव है, जो उनके अपने क्षेत्र की मांग है वो पूरी हो जाए। बाकी देश अगर कहीं भी चले जाए तो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने पॉलिटिकल मूवमेंट से मतलब है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बना था तो उसकी एक ही मांग थी कि झारखंड को अलग राज्य बना दिया जाए। जब झारखंड अलग राज्य बन गया तो वो पार्टी सरकार में भी आई, उस पार्टी का सीएम भी बना। तो उनका यही तो मकसद था कि झारखंड अलग हो जाए तो हमारी पार्टी अस्तित्व में आ जाएगी। तो इनका देश से कोई मतलब नहीं था, इनको बिहार से कोई मतलब नहीं था, इनको अपने क्षेत्र से मतलब था। तो क्षेत्रवाद जो है इसी चीज़ों को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो यूनिटी है और सोवेनिटी है, एकता अखंडता है, उसको प्रभाव पड़ता है। वो कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। सेकेंडली जो है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ हैवीली सेंट्रलाइज। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। हर चीज़ का जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो इससे जो रीजनल लोग होते हैं, जो लोग हैं जो क्षेत्रों में रहते हैं अलग अलग, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि उनका कहीं ना कहीं जो हित है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है राष्ट्रहित की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि तमिल लोग हैं, हमेशा मांग करते हैं कि तमिल को जो है राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। अधिसूचित भाषा है हमारे देश के अंदर 11-12। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ये बोला जाता है, लेकिन ये अधिसूचित लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर अभी तक इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला नहीं है हिंदी को। हमारी जो लैंग्वेज है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, वो इंग्लिश है। इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया। तो तमिल लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है तमिल की है और तमिल बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए तमिल को होना चाहिए। लेकिन तमिल भी अधिसूचित लैंग्वेज में तो शामिल है, लेकिन इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। तो सेकेंडली अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर हर चीज़ जो है सेंट्रलाइज सिस्टम से चलती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम से चलती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्रवाद के लोग होते हैं ये फील करते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है और हमारी बातों को कोई समझने वाला, सुनने वाला है ही नहीं। थर्डली, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू राइज इन द नेशनलिज्म। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, यानी कि जो आय का असमान वितरण है, कुछ देश जो हैं वो अधिक विकसित हैं, कुछ देश जो हैं अभी विकसित नहीं है। जैसे दिल्ली को बात करें तो दिल्ली बिल्कुल अर्बनाइज है, यानी कि विकसित शहरों में आता है। लेकिन अगर हम किसी छोटे शहर की तरफ चले जाएँ, यूपी के किसी छोटे शहर की तरफ जाए, तो वो इतना विकसित नहीं जितना दिल्ली विकसित है। तो लोगों के मन में ये फीलिंग आती है कि शायद भारत सरकार जो है अपना सारा ध्यान जो है वो उन्हीं के ऊपर दे रही है, दिल्ली के ऊपर दे रही है, हमारे क्षेत्र को बिल्कुल काट रखा है। तो वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, इसलिए वो नेशनल पॉलिटिक्स से हटकर रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। तो उनका सारा ध्यान जो होता है उसी पर केंद्रित हो जाता है, अपने क्षेत्र की मांगों के ऊपर। अगर आप बात करते हैं तो बिहार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शायद हॉस्पिटल भी नहीं है, लोग वहाँ पर बिना हॉस्पिटल के, बिना ट्रीटमेंट के मर जाते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, रीजनलिज्म का क्या असर पड़ता है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर? तो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर रहता है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का बहुत ज़्यादा असर है। हर डिसीजंस के अंदर क्षेत्रवाद को देखा जाता है। अगर आप बात करो पॉलिटिकल टिकट बांटने की, तो जब पॉलिटिकल पार्टी टिकट बांटती है, अपने एमपी एमएलएस को चुनती है, तो भी वो क्षेत्रवाद के अनुसार चुनती हैं। कि फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली का कोई क्षेत्र है, दिल्ली का मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ पे पूर्वांचली लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ से वो टिकट किसको देंगे? पूर्वांचली व्यक्ति को देंगे, ताकि वो लोग जीत जाए। वो लोग इसलिए जीत जाए क्योंकि उनकी भाषा, कल्चर एक जैसा होगा, तो लोगों से जुड़ाव ज़्यादा अच्छा होगा। तो लोगों से जुड़ाव होगा तो लोग उसको वोट देंगे। यानी कि यहाँ पर भी क्षेत्रवाद हावी है इस चीज़ के अंदर भी। यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने में भी क्षेत्रवाद को आगे रखा जा रहा है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होते हैं वो भी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पिछली बार दिया था कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपने बिहार के लिए बहुत सारी परियोजनाएं रेल की शुरू कर दी थी। 16 हॉल्ट बनाए थे, 16 स्टेशन बनाए थे उन्होंने बिहार के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे, और 6 नई रेलगाड़ियाँ बिहार से चलनी शुरू हुई थी। तो ये सब काम इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बिहार की तरफ से आते थे, तो वो अपने क्षेत्र को प्रमोट करने की तरफ ध्यान दे रहे थे। उनको बाकी देश से इतना मतलब नहीं था, उनको बिहार की पॉलिटिक्स करनी थी। उनको पता था कि आगे अगर मुझे सत्ता में आना है तो बिहार की पॉलिटिक्स में ही अपना रोल करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बिहार के लिए इतना सारा काम किया। तो ये सारा काम जो है क्षेत्रवाद की वजह से पनपता है। तो इसलिए इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा है क्षेत्रवाद का इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी जो पार्टीज़ होती हैं जिनको हम सिंगल पार्टी कहते हैं, सिंगल मेजॉरिटी कहते हैं, तो ये क्षेत्र के ऊपर बेस करती है। जैसे आपकी बीएसपी, उसकी एक बार जो है यूपी में सरकार थी। तो जब बीएसपी की यूपी में सरकार थी और केंद्र में उसके मंत्री थे, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था,
नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं थे, जो विपक्ष में उसके सांसद थे, तो वो सांसद हमेशा यूपी की बातें उठाते थे संसद भवन में, यूपी के लिए मांग करते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो यूपी से ही चलेगी, उनको बाकी देश के लिए बात करने से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज हो रही थी, यानी कि बंटवारा हो रहा था। यहाँ पे सेंट्रलाइज जो है सोच के साथ लोग काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो बढ़ावा था वो रियलिज्म को ज़्यादा मिल रहा था। अब इसके सामने चैलेंजेस भी हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस क्या हैं क्षेत्रवाद के सामने, कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्षेत्रवाद ज़्यादा हावी है, रिजर्विज्म सबसे ज़्यादा हैवी है, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं, जैसे हम लोग बिगेस्ट चैलेंज कहते हैं या टेंडेंसी ऑफ द रीजनल पार्टीज़ कहते हैं, उनकी जो सोच है काफ़ी नैरो है, रीजनल सोच जो है वो काफ़ी नैरो है। ये नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देते, ये रीजनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं। वो हमेशा जब भी बात करते हैं तो रीजनल इंटरेस्ट के को साथ में लेके बात करते हैं। इनको नेशनल इश्यूज से कोई मतलब नहीं होता कि राष्ट्र में क्या इशू चल रहे हैं। जो रियलिज्म है उसकी आइडेंटिटी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में शुरू से और आज भी बनी हुई है। जो रीजनलिज्म है, कास्ट है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो मोबिलाइज करती है वोटर्स को वोट देने के लिए, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको बेनिफिट होता है, इसलिए वो रियलिज्म की ही बात करते हैं। अब कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फोर्स हैं जिसकी वजह से आपका रियलिज्म डिसाइड होता है, तो उसके इम्पैक्ट जो है इंडियन पॉलिटिक्स के रूट्स में बसे हुए, जड़ों में घुसे हुए। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो भी रियलिज्म को हावी कर कर ही काम करती है। फॉर एग्जांपल मान लो सेंटर में अभी बीजेपी की सरकार है, तो जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होगी उनको फंड लेने के लिए केंद्र से ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बल्कि एक्स्ट्रा फंड केंद्र उनको दे देगा। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, अदर पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर ये डिफ़िकल्टीज पैदा कर देंगे, ताकि वो सरकारें चलाने में मुश्किल हो जाए और वो सरकारें जल्दी से जल्दी गिर जाए। तो इसलिए क्षेत्रवाद जो है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना असर छोड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द कास्टिज्म ऑन द इंडियन सोसाइटी, डिस्कस द इंट्रैक्शन बिटवीन द कास्टिज्म एंड द इंडियन पॉलिटिक्स। अब कास्टिज्म जो होता है वो जातिवाद होता है। अभी हमने संप्रदायवाद पढ़ा, फिर हमने क्षेत्रवाद पढ़ा, अब हम जातिवाद पढ़ेंगे। तो जातिवाद क्या होता है, आप क्या समझते हैं जातिवाद से? सर जो लोग अपनी मतलब कास्ट वगैरह को आगे लेके जाने की सोचते हैं, अपनी जाति वगैरह को, मतलब जाति के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कास्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं सर लोग। किसी और डिपार्टमेंट कास्ट में में जो सेम कास्ट के लोग हैं, तो सर वो सोचेगा कि सबको छोड़ के मैं इस अपने कास्ट वाले को आगे ले अच्छी पोस्ट पे रखूं। हाँ, मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करना मेन मकसद ये है इसका। कास्ट, धर्म, हाँ, जाति के नाम पर भेदभाव करना, प्रेफरेंसेस देना, उसे जातिवाद कहते हैं। तो कास्ट हैज़ बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। काफ़ी सदियों से जो है इंडियन सोसाइटी का मेन जो पार्ट रहा है वो कास्टिज्म रहा है। जाति प्रथा हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत पुरानी है और शुरू से प्रैक्टिस की जा रही है। तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आज भी है इसका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। जहाँ पे हम शेप करने की बात करते हैं कंट्री के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को, वहाँ पे जातिवाद हमेशा आड़े आता है। अब कास्ट कैसी होती है इंडिया के अंदर? अगर हम इंडिया के कास्टिज्म की बात करें तो इंडिया में 4 जातियाँ होती हैं। पहली है आपके ब्राह्मण, दूसरे हैं आपके क्षत्रिय, फिर है आपके वैश्य, और लास्ट वर्ण है आपका शूद्र, जिसे लेबर क्लास कहते हैं। तो सबसे नीचे जाति हमारी लेबर क्लास है, उसके ऊपर हमारा है आपका वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय और सबसे ऊपर है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जाति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। क्षत्रिय का फर्ज है कि सारे देश को सुरक्षित करना और राज्य चलाना। वैश्य जो है वो व्यापार कर सकते हैं, उनको व्यापार करने की आज़ादी है। जो शूद्र हैं वो गंदगी साफ करने का काम करते हैं सोसाइटी की। तो 4 वर्ण हैं सोसाइटी के अंदर जो बटे हुए हैं। लेकिन ये वर्ण बांटे किसने? ये वर्ण मनु स्मृति से बटे थे, और ये वर्ण इतनी तरीके से बटे कि सोसाइटी के रूट कॉज में ये घुस गए। हालांकि पहले अगर हम देखें तो महाभारत के टाइम पर या महाभारत के टाइम पर तो था, रामायण के टाइम पर ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि कहीं पर कोई जातिवादी सिस्टम था। यहाँ पर कोई ऐसी जातिवादी सिस्टम था, उसके बाद ये पनपा है। तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी की जाती है, लोगों में बंटवारा किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको अलग रखा जाता है कुछ काम करने से। जैसे पानी पीने के लिए उनके लिए अलग कुएँ होते हैं, अलग तालाब होते हैं, उनको ऊंची जाति की सड़कों से गुजरने का अधिकार नहीं होता। ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं जो कास्ट के नाम पर किए जाते हैं। तो मेन जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको जो प्रैक्टिस किया जाता है उसकी वजह से इंडियन सोसाइटी का बंटवारा हो जाता है, और इस बंटवारे को पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने फ़ायदे के लिए भुना देती हैं, फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। अब रोल क्या है आपका इंडियन पॉलिटिक्स में कास्टिज्म का? पहला है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। जो इलेक्ट्रल है यानी कि वोट की राजनीति है वो इसी से पनपती है।
जाति के आधार पर ही पनपती है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जिस जाति के लोग जहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे एमपी एमएलए भी उसी जाति का होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उसी जाति के व्यक्ति को वोट देती, सॉरी टिकट दे देती है ताकि वो जाति का व्यक्ति जीत जाए। क्योंकि उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि उनका एमपी एमएलए जीत जाए, उनको इससे मतलब नहीं होता कि समाज किस दिशा में जा रहा है या समाज का बंटवारा हो रहा है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होता है जो फाइल करता है अपने नॉमिनेशन को, वो जाति आधारित कर देता है, जिसकी वजह से पार्टीज जो होती है प्रॉमिस करती हैं उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का जो भी जाति है। अब है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे, जो पार्टीज़ हैं वो कास्ट ग्रुप का फ़ायदा उठाती है अपने वोट बैंक को तैयार करने के लिए। ये क्रिएशन ऑफ द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं, जहाँ पे फोकस करती है इंटरेस्ट के ऊपर जो पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी का होना चाहिए। अब है कास्ट बेस्ड वायलेंस। धर्म जाति के नाम पर कई बार दंगे फसाद भी हो जाते हैं, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ हथियार उठा लेता है और यहाँ पे मार पिटाई तक के केस हो जाते हैं। विच परपेटर बीइंग फ्रॉम द अपर कास्ट। कास्ट बेस्ड वायलेंस कैन ऑल्सो बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड with parties including the violence of the polarized voters and among the caste lines। यानी कि इन्होंने जो है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया कि कास्ट के नाम पे दंगे फसाद हो जाते हैं, लोगों के हितों का वो नुकसान हो जाता है। लोग जो है पॉलिटिकली मोटिवेट करने के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। अब है डोमिनेंस ऑफ द अपर कास्ट। अपर कास्ट जो होती है वो नीची जातियों को, अपने नीचे वाली जाति को डोमिनेंस करती है, मतलब परेशान करती है, तंग करती है, इनके पावर्स का इस्तेमाल करती है इनको परेशान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जो अपर कास्ट होती है वो हमेशा हैवी रहती है आपके लोअर कास्ट के ऊपर। इसके जो इंटरेस्ट होते हैं जो लोअर कास्ट के प्रति इसकी जिम्मेदारी होती है वो सोशल इनइक्वालिटी की होती है, लेकिन ये सोशल इक्वालिटी को फॉलो नहीं करते, सोशल इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। अब है रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब इनका जो पॉलिटिक्स के अंदर जो इनका प्रतिनिधित्व है वो है रिप्रेजेंटेशन। तो इम्पॉर्टेंट इशू है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया ताकि इन जातियों को रिजर्वेशन सीट से जो है चुनाव लड़ाया जाए और मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। तो अनइंटरप्टेड जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो पोजीशन और पावर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो ग्रुप्स हैं, जो अभी सप्रेस ग्रुप्स हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, इनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। मेजर्स टू काउंटर द रोल ऑफ द कास्ट इन द पॉलिटिक्स के अंदर क्या उपाय हैं इनको ठीक करने के, यानी कि अगर आपको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बदलना है तो क्या उपाय करने चाहिए आपको। जैसे हमने रिलिज्म में पढ़ा, जैसे हमने कम्युनिज्म में पढ़ा कि एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कास्टिज्म में भी एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि और स्कूल खोले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं, ताकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए, ताकि एजुकेटेड लोग हो जाएंगे तो उनको पता होगा कि जाति आधारित भेदभाव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाए गवर्नमेंट से ताकि ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसको ख़त्म किया जाए। जो लोअर कास्ट है उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी से एक एग्जांपल है उसका, जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई ताकि अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन पिछड़ी जातियों को, ताकि वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आ सके। इसके अलावा इंटरकास्ट मैरिजेस, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए ताकि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया जाए, क्योंकि अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होंगी तो आपका कास्टिज्म ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिक्स को भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर काम करना चाहिए उठकर। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है पॉलिटिकल पार्टी की बढ़ाई जाए। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाए, उसको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने से रोका जाए। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये उपाय जो है सेम है रिलिज्म वाले ही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है अगर आपका देश आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो ये सब जितनी भी बुराई हैं, कम्युनिज्म है, रियलिज्म है, आपका कास्टिज्म है, धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसलिए पनप रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, अमीर गरीब के अंदर खाई बहुत बड़ी है, तो अमीर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कंक्लूज़न में हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं जो कास्ट वो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन सोसाइटी के अंदर। वो शेप करती है आपके पॉलिटिकल लैंडस्केप को और पॉलिटिकल डिसीजंस को। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है और सपोर्ट करता है, आपका क्रिएशन करता है वोट का, क्योंकि वोट का क्रिएशन होता है इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर हमें इसको ख़त्म करना है,
तो हमें एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अफर्मेटिव एक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा, हमें इंटर स्टेट मैरिजेस, इंटर कास्ट मैरिजेस करनी पड़ेंगी और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल बट इज सोल इज द यूनिटरी, एक्सप्लेन एंड क्रिटिकली एग्जामिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, वो आज़ाद है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो यूनिटरी है, वो एकात्मक है। तो कैसे? अब फेडरल शासन वो होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करती हैं, और जो यूनिटरी गवर्नमेंट वो होता है जहाँ पे एक ही सरकार होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो पूरे देश को कंट्रोल करती है। तो इंडिया को हम कैसे कह सकते हैं इंडिया फेडरल है या यूनिटरी है? सर फेडरल। क्यों फेडरल है इंडिया? जैसे कि स्टेट और क्या नाम है, स्टेट और दूसरी कौन सी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सर दोनों काम करती है, पर इसके अंदर सेंट्रल का पावर ज़्यादा है कि वो स्टेट के मुद्दों में अपनी वो कर सकती है, इसलिए यूनिटरी कहा जाता है। हाँ, इसको यूनिटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर है। अगर वो चाहे तो स्टेट के जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे स्टेट कानून बना सकता है, उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून ला सकती है, लेकिन उसको संसद के अंदर, दोनों हाउसेस के अंदर, लोअर हाउस और अपर हाउस के अंदर एक बिल पास करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है नेचर में, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो यूनिटरी है, वो एकात्मक शासन है। तो इसलिए बोला गया क्योंकि सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा पावर्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फेडरल है, वो फेडरल सिस्टम को प्रमोट करता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ साथ काम करती हैं। और जो यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर 3 लिस्ट है हमारे देश के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर जो कानून है वो राज्य सरकार बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये सब फॉरेन अफेयर्स का जो मैटर है, करेंसी का जो मैटर है, करेंसी नोट छापने का जो मैटर है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ताकि दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। अगर हम बात करें अदर सिग्निफिकेंस की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, तो यहाँ पे जो पावर्स है वो रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है आपके स्टेट गवर्नमेंट को। Example, the central government has the power to dismiss the government and assume the direct control of the state in the case of the failure of the constitution machinery। यानी कि जहाँ पे constitution machinery फेल हो जाए वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डायरेक्ट अपना कब्जा कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी कई पावर जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों में जो इंटरफेयर करती रहती है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट मैटर अगर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ गया और वो स्टेट के सब्जेक्ट में आता है, लेकिन अब वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ गया, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित कर सकती है, यानी कि उसको हटाकर खुद कंट्रोल कर सकती है। इसलिए ये बोला गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईलाइट करता है आपकी यूनिटरी स्पिरिट, यानी कि आत्मा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फ्लेक्सिबल है। यूनियन के जो सब्जेक्ट हैं और जो आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट सब्जेक्ट हैं वो आपस में चेंजेबल हैं। तो इन एडिशन हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है आपका सिंगल यूनिफॉर्म जुडिशरी को विद द सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स कोर्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द जजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जजेस को अपॉइंट कर सकती है, वो हायर जुडिशरी को अपॉइंट करवा सकती है, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जुडिशरी है उसको भी अपॉइंटमेंट जो है वो करा सकते हैं। तो पावर जो है इसके पास है। मोर ओवर अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट स्टेट यूनियन लिस्ट में है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट लिस्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो फॉल करता है स्टेट लिस्ट के अंदर, उसके ऊपर जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन उसको दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर्स तो हैं, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी के जैसे समय आ जाता है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर देते हैं, हटा देते हैं, और सारा देश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाना शुरू कर देती है, यानी कि राष्ट्रपति के शासन में आ जाता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो यूनिटरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है आपके स्ट्रॉन्ग सेंटर्स को
दिस प्रोवाइड इज दिस पावर इज नेसेसरी टू मेंटेन द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपके इसी के पास है। तो ये एक तरीके से आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टाइल से भी आंसर आप लिख सकते हो। एक तरीका तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, दूसरे तरीके से आप आंसर ऐसे लिख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है इन फॉर्म बट यूनिटरी है इन स्पिरिट, विच मीन्स दैट while it follows the federal structure of the government is grant a lot of power to the central government, giving it is more unitary character. This departure from the general federal principles is due to the several provisions of the Constitution of India which are डिस्कस बिलो। पहला है इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इमरजेंसी कंडीशन कभी हमारे देश के अंदर आ जाती है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का शासन खत्म हो जाता है और पूरे देश के सरकारों को बर्खास्त करके सारा कंट्रोल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाता है और एक ही सरकार चलती है, वो प्रेसिडेंट चलाता है, उसका हेड प्रेसिडेंट होता है। लेकिन उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो कैबिनेट है, वो एडवाइजरी का रोल प्ले करती है। अगला है आपका सिग्निफिकेंट सिटीजनशिप। तो सिग्निफिकेंट सिटीजनशिप का मामला भी इंडिया के अंदर है क्योंकि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का फार्मूला फॉलो किया जाता है। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे अमेरिका में, यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप दी जाती है। जो भारत की सिटीजनशिप है वो राज्य ले लो, चाहे आप स्टेट से ले लो, चाहे आप सेंटर से ले लो, वो आपकी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया के अंदर। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अगर आप गवर्नर की अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट करने के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस है। उसकी अपॉइंटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट जिसका भी नाम सजेस्ट करती है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट कर देता है। अगला है यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश के अंदर कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पे सरकारें हैं लेकिन उनके पास सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपके पास यूनियन टेरिटरीज तो हैं, मतलब आपके पास यूनियन टेरिटरीज हैं और आपके पास स्टेट की कोई भी टेरिटरीज नहीं है, तो आप जो है इनके लिए डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट का जो है इंटरफेयर करा सकते हैं। अब है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर सकते हैं, यानी कि दोनों मिलके सरकार चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है 1, 2, 3 विषयों पर कोई कानून बनाती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट है। लेकिन अगर बनाने से पहले, कानून लागू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ आ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब है रेजिडरी पावर। रेजिडरी पावर का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ग्रांट करता है आपके सेंट्रल पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर मेंशन किए जाते हैं वो 3 लिस्ट के अंदर किए जाते हैं, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सिग्निफिकेंट पावर्स की है और रेगुलेट करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। अब फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है देश का, क्योंकि वित्त आयोग है, बिना वित्त के कुछ चलता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके फ्रेंचाइज जो गवर्नमेंट है जो इसको कंट्रोल करती है, वो फाइनेंस कमीशन को कंट्रोल करती है। वो गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसा स्टेप लेती है जिसमें ये पता लगता है कि ये जो आपका फाइनेंस का जो पूरा सिस्टम है जो भी आपने बनाया है ये आपका इंडियन गवर्नमेंट्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का वो वो एक तरह से जो है वो फेडरल सिस्टम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का सेंटर पार्ट है। लेकिन इसकी जो आत्मा है, इसकी जो स्पिरिट है वो एक यूनिटरी है। यूनिटरी मतलब एकल स्वामित्व है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका। प्रियम्बल। प्रियम्बल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है आपका प्रियम्बल? प्रियम्बल किसे कहते हैं ये बताइए। सर प्रस्तावना होती है जो एक नए एक्ट वगैरह से पहले एक लिखा होता है, ये प्रेम्बल होता है। प्रेम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। हाँ, मतलब इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट है। जैसे किताब के पहले पन्ने पर हम प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो ये भी वही प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना। इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश का संविधान कैसा है और किस दिशा में काम करेगा और किस तरह के लोगों को हम अपनाएंगे, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन इसकी ब्रीफिंग शुरू में इतना ही दे सकते हैं कि प्रेम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दे रही है। तो प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट है जो आउटलाइन ऑफ द पर्पस बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या गोल्स हैं।
तो कंसाइज करती है इसकी समरी को, जिसको पढ़ने के बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आसान हो जाता है। ये पहली बात क्या कहती है प्रेम्बल में, वी द पीपल विच सिग्निफिकाइड दैट द कंस्ट्रक्शन इज created by and for the people of united state the preamble then the outline the 6 goals of the constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6 गोल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है प्रेम्बल। पहला है टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, कि हमें केंद्र सरकार को और मजबूत करना है। दूसरा, इस्टेब्लिश करना है जस्टिस, हमें जस्टिस इस्टेब्लिश करना है, हमें न्याय व्यवस्था बनानी। और है इंश्योर द डोमेस्टिक ट्रांसक्युलिटी, यानी कि हमें डोमेस्टिक ट्रांसक्युलिटी को बढ़ावा देना है। प्रोवाइड फॉर कॉमन डिफेंसेस, प्रमोट एंड जनरल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर की, तो वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन भी इसी एक्ट ने दी है आपकी। अब जो हम बात करते हैं, एक फ्रेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन। टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन इसका मतलब क्या है, ये रिकॉग्नाइज करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटर्न टू इम्प्रूव अपॉन द प्रीवियस आर्टिकल्स ऑफ द कंसिडरेशन। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे देश को जो अधिक मजबूत, अधिक एकल स्वामित्व का बनाने के लिए हमें इसको अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पे फेयर और इम्पार्शियल जो कोर्ट होती है, जो किसी साथ भेदभाव नहीं करती, तो उस केस कोर्ट के अंदर अगर ये केस अपना फाइल करता है तो डेफिनेटली इसको कोई भी नुकसान होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब प्रोवाइड द कॉमन डिफेंस। अब कॉमन डिफेंसेस कौन कौन से इसके अंदर, तो इसके अंदर है पहला, एक्नॉलेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड द नेशनल सिक्योरिटी। आपको ऐसे एक्नॉलेजमेंट इशू करने चाहिए ताकि आपकी मिलिट्री पावर जो है वो स्ट्रांग हो, आपके जो भी इश्यूज़ हैं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग जनरल वेलफेयर को, एज वेल एज बीइंग ऑफ द सिटीजन। फाइनली सिक्योर द ब्रिंग्स ऑफ द लाइब्रेरी brings to liberty to ourselves for the purpose of highlighting the importance of the individual right and freedom which are protected by the constitution। and constitution जो आपकी लिबर्टी, आपकी आज़ादी को, आपके सम्मान को, आपके हित के लिए जो काम कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सब चीज़ों के लिए काम करता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे बारे में बता देता है, उसकी विस्तृत विवरण ना करते हुए एक लघु विवरण दे देता है प्रेम्बल। प्रेम्बल से हमें पता लगता है कि हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर है, हम लोग सेक्युलर कंट्री को फॉलो करते हैं, जबकि पाकिस्तान के जो प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, वो एक मुस्लिम देश है। तो जो प्रेम्बल है वो इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 26 जनवरी 1950 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो साथ साथ प्रेम्बल भी आ गया, और प्रेम्बल जो है वो इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी है इसके लिए। तो यानी कि जो प्रेम्बल है वो सर्व करता है आपके इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स को, जो इंटरप्रिटेशन करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगला है आपका सोवेरेनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो एक स्टेटमेंट है, ये बताती है कि हम भारत के लोग हैं जो इस प्रेम्बल को लिख रहे हैं, यानी कि मैं कोई अकेला नहीं हूँ, हम भारत के लोग इस प्रेम्बल के लिए काम कर रहे हैं। अब है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी क्या होता है, सोवेरेनिटी होता है अखंडता, जो हमारे देश को अखंड होने से, जो हमारा जो देता है कि हमारे रिलीजन अलग अलग है, हमारे धर्म अलग अलग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है वो अखंड है, वो एक है। अब है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है आपका, सोशल तो पता ही होगा, सामाजिकता, सोशलिज्म। तो हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो प्रमोट करता है आपके सोशलिज्म को। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सोशलिज्म को साथ लेके, सोशल जस्टिस को साथ लेके चलती है। अब है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है आपका, जैसे मैंने शुरू में बताया था इंडिया एक सेकुलर कंट्री, तो सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षता। हमारा देश ये गारंटी देता है कि हमारे देश के अंदर सभी रिलीजन्स को मानने की आज़ादी है। आप इंडिया के अंदर रहिए, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। अब है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है आपका, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र। सर सरकार हाँ। चुनने की आज़ादी। हाँ, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, वो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी हमें क्या पावर देती है, हर व्यक्ति को इक्वालिटी का, मतलब समानता का, आज़ादी का और फर्टिनिटी का, यानी कि विकास करने की आज़ादी देती है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, वी आर द रिपब्लिक, गणतंत्र, सर इंडिपेंडेंस।
हाँ, इंडिपेंडेंट गणतंत्र जो है, हम स्वतंत्र कंट्री हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई भी शासन नहीं है, हम अपनी सरकार खुद चला रहे हैं, तो हम रिपब्लिक हैं। तो प्रेम्बल जो है वो पूरी आउटलाइन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक पूरी प्रस्तावना देता है जिसमें बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला गया है, इसमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्या प्रोविजंस हैं, हम लोग इक्वालिटी को किस तरह से प्रमोट करेंगे, किस तरह से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, किस तरह से हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को प्रमोट करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो बंधुत्व की, विश्व बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड को जो है ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कोर वैल्यूज़ को एंड री वैल्यूज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, इनको साथ लेके चलने की बात करता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है आपका, डिस्क्राइब करें डिफरेंट मेथड ऑब्टेनिंग द सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत की नागरिकता लेने के क्या क्या तरीके हैं और कब भारत की नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि हटा सकता है, भारत आपसे नागरिकता छीन सकता है। तो इंडियन सिटीजनशिप लेने के कई तरीके हैं, जो जन्म से आप ले सकते हैं, डिसेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो है वो 1955 में शुरू हुआ था एंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस मेड अंडर इट। पहला है बर्थ। बर्थ का मतलब क्या है, जन्म से आपको भारत की नागरिकता मिलती है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले आप किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक कहलाएगा, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। इन अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, इसे सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ कहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। यहाँ पर नेशनैलिटी ऑफ द पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं, बस जन्म को देखते हैं। आपके पेरेंट्स किसी भी कंट्री के हों, किसी भी देश के हों, लेकिन आपका जन्म अगर भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 से पहले, तो आप जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हो जाना चाहिए आपका जन्म। अगला है सिटीजन ऑफ इंडिया जो है बाय बर्थ के थ्रू अपनी सिटीजनशिप को प्रमोट कर सकते हैं या अवेक कर सकते हैं अपने कानून के द्वारा। अगला है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब सुंदर। नहीं नहीं, वैसे सुंदर तो होता है, लेकिन यहाँ पे नागरिकता लेने के लिए कैसे है, रजिस्ट्रेशन करा के। ये कहता है कि डिसेंट का मतलब ये है कि जैसे आप तो भारत में अंदर पैदा नहीं हुए, लेकिन आपके पिताजी भारत में पैदा हुए थे या आपकी माताजी भारत में पैदा हुई थी, तो आप भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कॉन्सुलेट के थ्रू। कॉन्सुलेट वो व्यक्ति होते हैं जो फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन एम्बेसी के अंदर होते हैं और नागरिकता के लिए एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो इंडियंस हैं, वो इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया में ही बड़े हुए, इंडिया में उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन आज आपके साथ ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, लेकिन आपके फादर जो हैं वो भारतीय हैं, तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं और क्यों करवाते हैं ये बताइए। सर भारत की नागरिकता पाने के लिए रजिस्ट्रेशन सर नहीं, आइडिया नहीं सर, मतलब एनआरआई वगैरह होते हैं उनकी। नहीं नहीं, एनआरआई नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो इंडियन ओरिजिन होते हैं। जैसे आपने अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा, ऋषि सुनक, वो इंडियन ओरिजिन है, वो इंडियन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन इंडियन ओरिजिन है, मतलब उनका जो मूल है वो भारत से निकला है। मूल समझते हो क्या होता है, वो जो मूल का, फादर मतलब हाँ हाँ, मतलब उनका जो बीज है वो भारत में जन्मा है, उनके पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी या उनके भी पिताजी वो भारत से जुड़े थे, भारत में रहते थे, तो इसलिए उसको इंडियन ओरिजिन कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मूल भारत का हो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो 7 साल से भारत में रह रहा है तब वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन भारत से बाहर रहता है, हु हैव बीन रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजन, वो भी भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बाय डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मतलब विदेशी दूतावास जो है उनके थ्रू, या फिर काउंसलर होते हैं आपके, रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिया को, उनके थ्रू वो सिटीजनशिप मांग सकता है। वुमेन हु मैरिड टू द इंडियन सिटीजन, ऐसी महिला जो भारतीय नागरिक से शादी कर लेती है, who have been related to India for at least 7 years or before making an application for registration। तो ऐसी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी कर लेती है और 7 साल तक भारतीय पुरुष के साथ रहती है, तो वो
भारत के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। अब है माइनर चिल्ड्रन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक का कोई बच्चा है तो वो सिटीजनशिप कहला सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकता है भारतीय सिटीजनशिप के लिए। जैसे इंडियन माता पिता इंडियन है और वो गए हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने और वहाँ पे कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया का नागरिक थोड़ा ना होगा, वो बच्चा इंडिया का नागरिक होगा। अब है बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है आपका? क्या होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन? यहाँ पे बर्थ के थ्रू, डिसेंट के थ्रू आप जो है भारत की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली क्या है, पर्सन शुड हैव द रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट, और वो व्यक्ति भारत में कम से कम 12 साल से रह रहा हो। दूसरा, बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगाने से पहले द पर्सन शुड बी अ गुड कैरेक्टर, वो पर्सन को अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए। तीसरा, पर्सन शुड हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ द हिंदी, उस पर्सन को हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें कोई भी पूरी कर देता है तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके काफ़ी सारे तरीके हमने ऊपर समझ लिए। 1955 में ये एक्ट आया था। अगला है स्पेशल प्रोविज़न वर इंक्लूडिंग द सिटीजनशिप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजनशिप राइट ऑफ द माइग्रेंट फ्रॉम द पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से कोई माइग्रेंट आ जाते हैं तो उनके लिए कानून लाया गया था जिसे सीए कहते हैं। सीए याद है ना आपको, जो दिल्ली में पूरे इंडिया में उसका प्रोटेस्ट हुआ था। तो इस कानून में क्या बोला गया था सीए के अंदर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था? किसी को याद है तो बता दो सीए के अंदर क्या लिखा हुआ था, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सर उसमें लिखा हुआ था कि हमारे क्या नाम है, हमारे जो पेरेंट्स वगैरह है या उनके पेरेंट्स वगैरह है, वो उनकी बस एक वो चाहिए कि वो यहाँ पे इस जगह पे रहते थे दिल्ली के अंदर या कहीं पे भी, तो उन्हें वो मिल जाएगी क्या नाम है यहाँ रहने की परमिशन वगैरह। ये देखो मैं बता देता हूँ आपको, और किसी को पता है तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ। नहीं तो सीए कहता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बताइए। बाहर का आके यहाँ पे हमारे इंडिया में रहने लगा, वो अपने देश में वापस जाए, यहाँ का है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे किसी को भी पूरी नॉलेज नहीं है। सीए जो था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था। इस एक्ट के अंदर जो माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो दूसरे देश से आके हमारे देश में शरण लेते हैं, जिसे शरणार्थी कहते हैं दूसरी भाषा में। तो माइग्रेंट्स के राइट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा था, भारत की सरकार ने ये बोला कि जो मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है मतलब मुस्लिम नहीं होना चाहिए, वो हिंदू है, जैनी है, सिख है, पारसी है या किसी और कम्युनिटी का है जो अपने देश को छोड़ के भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहा है, तो वो तुरंत भारत की नागरिकता ले सकता है, सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर। जो बांग्लादेश से आया है, जो पाकिस्तान से आया है, जो आपका अफ़गानिस्तान से आया है, तो ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, उसको भारत की नागरिकता तुरंत दे दी जाएगी सीए के अंदर। तो यहाँ पे जो मुस्लिम थे उनके अंदर ये भ्रम पैदा हो गया कि मुसलमानों को ऐसा क्यों बोला गया कि मुस्लिम नहीं है, यानी कि मुसलमानों को छोड़ा क्यों गया है। तो भारत सरकार ने इसके पीछे रीज़न ये दिया था कि मुस्लिमों के लिए और बहुत सारी कंट्री जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उज़्बेकिस्तान है, जो हमारे देश के चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन हिंदू कंट्री कोई भी नहीं है, सिख कंट्री कोई भी नहीं है, जैनी कोई भी नहीं है, पारसियों के लिए कोई भी कंट्री नहीं। इसलिए अगर हम उनको शरणार्थियों को सिटीजनशिप नहीं देते हैं तो उनके लिए जीवन जीना काफ़ी दुर्भर हो जाता है, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर पहला कानून था वो ये कहता था कि कोई भी शरणार्थी जो भारत में आके शरण लेता है किसी भी वजह से, उसको भारत के अंदर एक तो एंटर करने की इजाज़त नहीं होती, वो शरणार्थी कैंपों में रहेगा, 5 साल तक वो वहाँ पे रहेगा, कोई रोज़गार नहीं कर सकता, वो जो सरकार उसको खाने के लिए दे रही है वही खाना पड़ेगा, उसके बच्चों का नाम किसी स्कूल में नहीं लिखा जा सकता, कोई तरह की वो एजुकेशन नहीं ले सकता, किस तरह की वो जॉब नहीं कर सकता, कहीं और वो जा नहीं सकता, उसको वहीं कैंप में रहना है। तो इसलिए उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाता है 5 साल के लिए। तो इस वजह से उनके मुश्किल जीवन को सरल करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी आबादी उन हिंदुओं की थी जो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को मुस्लिमों के डर से छोड़ के आ रहे थे, तो वो छोड़ के यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ भी उनके जीवन की कोई डोर ही नहीं थी। 5 साल बाद भी उनको जो इतनी मुश्किल कानूनों का पालन करना पड़ता था कि नागरिकता मिल नहीं पाती थी। तो जैसे अब पाकिस्तान में क्या है कि हिंदू आबादी, जब पाकिस्तान को अलग कंट्री बनाया गया था 17% आबादी उनकी हिंदू थी, और आज उनके देश में सिर्फ 6 से 7% आबादी हिंदुओं की बची है। उन्होंने हिंदुओं की आबादी को उस देश से ख़त्म कर दिया। ख़त्म ऐसे कर दिया कि हिंदुओं की बहू बेटियों से वो शादी कर लेते हैं, ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं।
वहाँ पे अभी भी गुरुद्वारे जो हैं, जैसे सबसे बड़ा सिखों का गुरुद्वारा है पंजा साहिब, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे 100 सिख फैमिली हैं जो आज भी सर्वाइव कर रही है बड़ी मुश्किल से। उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाते हैं मुस्लिम लोग जो होते हैं, वो शादी कर लेते हैं ज़बरदस्ती, ताकि उनकी आबादी को कंट्रोल कर दें, ख़त्म कर दें। तो इस तरह से जब उनके पास फीमेल से नहीं बचेंगे तो उनकी आबादी कैसे बढ़ेगी आगे, तो वो जो मुस्लिम बन जाएंगे। तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डाला जाता है, उनको मार पिटाई करके मुस्लिम बनाया जाता है, लेकिन वो अपने गुरुद्वारे को बचाने के लिए, क्योंकि इस जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है वो गुरु नानक देव जी का ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर पहली बार उन्होंने प्रवचन दिया था। उनकी जन्म स्थली भी वहीं है गुरु नानक देव की। तो सिख पिलग्रिमेजेस जो हैं बहुत सारे हैं वहाँ पर, और जाके हिंदुओं के बहुत बड़े मंदिर है वहाँ पर जिसके साथ जो ब्राह्मण परिवार जुड़े हुए हैं। तो ये लोग अपने धर्म को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो ये शरणार्थी बन के जब इंडिया आते हैं, वहाँ पे जो अत्याचार होते हैं इनको, तो इंडिया के आने के बाद भी इनको इंडिया में शरण नहीं मिलती और 5 साल तक इनको मुश्किल जीवन जीना पड़ता है। तो इस वजह से इस कानून को चेंज किया था बीजेपी सरकार ने। लेकिन उन्होंने जो एक शब्द जोड़ दिया कि मुस्लिमों को, जो मुस्लिम नहीं है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुस्लिम को छोड़कर, उन्होंने बोला जो मुस्लिम नहीं है। लेकिन इस चीज़ का इतना विवाद फैलाया गया कि पूरे देश में आगजनी हुई। आज भी वो कानून पलटा थोड़े ना, वापस थोड़ा लिया केंद्र सरकार ने, लेकिन कोरोना के बाद वो अपने आप ही वो गायब हो गया। तो 2 चीज़ें थी उस समय जो हावी थे, एक एनआरसी और एक सीए। तो एनआरसी के बारे में आपको पता होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये था आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी। तो एनआरसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई थी कि पूरे देश में हम इस एनआरसी को लागू करेंगे। अभी एनआरसी जो थी सिर्फ आसाम के अंदर लागू थी। आसाम, मेघालय, ऐसे जो बॉर्डर कंट्रीज़ है जो बांग्लादेश के साथ जुड़ती हैं, उसी में एनआरसी रखा जाता था। नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन कहते हैं या रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहते हैं, जिसमें सिटीजन का रिकॉर्ड शामिल है। अगर वहाँ पर आपका रजिस्टर में नाम नहीं पाया गया तो आपको एक तरह से शरणार्थी माना जाएगा और आपको दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर देंगे, मतलब भेज देंगे जहाँ से आप आए हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा बॉर्डर पे। तो इसका ये भी भ्रम फैलाया गया कि जो मुसलमान हैं उनको देश से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उनसे जो सबूत मांगा जा रहा था वो सबूत मांगा जा रहा था कि आपको आज़ादी से पहले का सबूत देना है। एनआरसी में आपका नाम अगर दर्ज करवाना है तो आपका सबूत का मतलब ये नहीं है कि आप ही का सबूत, आपके पिताजी, आपके दादाजी ने कोई ज़मीन भी खरीदी हो, 1960 से पहले का था, पता नहीं 1950 से पहले था, ऐसा कोई सबूत मांगते थे। जो ये इनों में डर था कि हम लोग इतना पुराना सबूत लाएंगे कहाँ से। तो पुराने सबूत में कोई पुराना आधार कार्ड हो, सर आधार कार्ड तो समय होता नहीं था, कोई पुराना वोटर कार्ड हो, कोई राशन कार्ड हो, पुरानी कोई एंट्री हो, पुराना कोई आपका प्रॉपर्टी का पेपर हो, वो सब वैलिड था। कोई भी चालान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, वो सब वैलिड था। तो इस तरह का सबूत देना था। तो ये भ्रम फैल गया था पूरे देश के अंदर कि मुसलमानों को देश से निकालने के षड्यंत्र चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो अब ये पहला हम जो पढ़ रहे थे वो माइग्रेशन की प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, उसी को पढ़ लेते हैं। तो सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश को छोड़कर, जो हमारी बॉर्डर देश है जैसे अफ़गानिस्तान है, अब अफ़गानिस्तान का जब तालिबान आया तो बहुत सारे अफ़गानी जो है भाग के इंडिया आ गए, तो इंडिया ने उनको शरण दिया। माइग्रेंट पीपल कहलाते हैं वो, इंडिया के अंदर शरणार्थी कहलाते हैं, उनके जो अधिकारों की रक्षा करता है भारत। तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग जो थे वो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए थे, जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कंट्री बनाने की घोषणा हुई। तो ऐसे लोगों को इंडिया ने जो है अपने देश में शरण भी दी, और ऐसे लोगों के अगर ग्रैंड पेरेंट्स जो इंडियंस थे तो उनको तुरंत भारतीय नागरिकता दे दी गई। अब राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन तो है, इंडियन मूल का है, लेकिन वो इंडिया से बाहर रहता है। तो आर्टिकल 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसे व्यक्तियों को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की इजाज़त देता है, मतलब अप्लाई करने की। वो भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन अगर वो माइग्रेंट हुए हैं पाकिस्तान से और 19वीं सेंचुरी के अंदर और 19 जुलाई 1948 से पहले, तो वो आपके भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। अब है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का जो भार है वो भी सरकार के ऊपर है। सरकार इनके अधिकारों की रक्षा करती है। जो भी माइनॉरिटी है जो माइग्रेंट होकर आई है पाकिस्तान से आफ्टर द पार्टीशन, उनको तुरंत भारत की नागरिकता दी गई। साथ में इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो खोले गए, जिसको माइनॉरिटी स्कूल कहते हैं। जैसे सिखों के बहुत सारे स्कूल हैं, क्रिश्चियनों के बहुत सारे स्कूल हैं, जैनियों के स्कूल हैं। तो ये अपने धर्म को, कल्चर को बचाने के लिए स्कूल चलाते हैं।
स्पेशल प्रोविज़न फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 317 अब तो हट गई है वो। इसके थ्रू जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स दिए गए थे। जैसे पूरे देश के अंदर अलग कानून चलता था और जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, कश्मीर के अंदर अलग कानून लागू होता था, और जो सरकार थी उसकी जो सिटीजनशिप नागरिकता थी वो जम्मू कश्मीर की अलग थी पूरे देश से हट। अब तो 370 को ख़त्म कर दिया, तो अब सब ये चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं। अब है सेफ गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन से बचाना, भेदभाव से बचाना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन आपका कास्ट बेस हो सकता है, रिलीजन बेस हो सकता है, रेस बर्थ बेस हो सकता है, जेंडर बेस भी हो सकता है। इन सब डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए देश में जो है प्रण लिया गया। और जो माइग्रेंट आए थे पाकिस्तान से, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर ना किया जाए। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किस हमारे देश के अंदर जो आर्टिकल 25 है वो हमें राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम देता है कि हम किसी भी धर्म को पाल सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उसका कोई भी प्रैक्टिस है, कोई भी प्रोफेस है, किसी भी तरह की पूजा पाठ है, वो हम सब कर सकते हैं आज़ादी के साथ। तो कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो माइग्रेंट के राइट्स का ध्यान रखता है। उनको जो है इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मिलती है, और इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 के अंदर। इस एक्ट ने कुछ बदलाव किए इंडियन सिटीजनशिप के अंदर। वो बदलाव क्या थे ये हम देख लेते हैं। पहला था एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप प्राप्त करना। तो सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके 4 तरीके बताएं सिटीजनशिप प्राप्त करने के। पहला है आपका नेमली बाय द बर्थ, जन्म से आप ले सकते हैं नागरिकता। डिसेंट ले सकते हैं, डिसेंट मतलब जब आपके फादर या फोर फादर जो है इंडियंस रहे। रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू ले सकते हैं। ये चारों उपाय मैंने आपको ऊपर समझा दिए, एक बार और बता देता हूँ। जन्म के थ्रू, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद में हुआ है भारत के अंदर, तो आप भारत के सिटीजन कहलाएंगे। आप पर्सन बॉर्न आउटसाइड द इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाती है। अब है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जो भी इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के अंदर रह रहा है वो इंडिया की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जो भी इंडियन है जो इंडिया के अंदर रह रहा है और 12 साल कम से कम वो रह चुका है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को कब छीना जाता है और कैसे छीन सकते हैं हम सिटीजनशिप को। तो सिटीजनशिप को ख़त्म करने का भी तरीका है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। पहला है रेनोशिएशन ऑफ द सिटीजनशिप। जब भी सिटीजनशिप को रेनोवेट किया जाएगा, मतलब अभी तक ऐसा कोई कानून आया नहीं, अगर कोई भी सरकार ऐसा प्रोविज़न लाती है जिससे सिटीजनशिप को हमारा रेनोशिएशन कराना पड़ता है, यानी कि दोबारा से रिन्यू कराना है, तो सिटीजनशिप को रिन्यू कराने के प्रोविजन अगर आप पूरे नहीं कर पाए तो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट जो होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से अनऑथराइज तरीके से इंडिया में एंटर कर गए, उन्होंने इंडिया के अंदर वोटर कार्ड भी बनवा लिया, आधार कार्ड भी बनवा लिया झूठे तरीके से। अब ये लोग अगर पकड़े जाते हैं तो इनकी सिटीजनशिप को गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देती है, क्योंकि अनऑथराइज तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। इस वजह से एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन सिटीजनशिप, अगर आप किसी बाहर के देश की कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रोविज़न है ही नहीं, सिंगल सिटीजनशिप ही इंडिया के अंदर लागू होती है। अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन बताइए। अक्षय कुमार ने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो गई है। हाँ, ख़त्म हो जाती है जब भी आप दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो अब है आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजनशिप। द एक्ट सेट आउट द वेरियस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आर एंटर टू बी इंक्लूड। जैसे राइट टू वोट, आप सिटीजनशिप से आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास बोलने की आज़ादी हो सकती है, आपके पास एक्सप्रेशंस की आज़ादी मिल सकती है, आपको टैक्सेस पे करने की आज़ादी, आपका उत्तरदायित्व होता है, ऑब्लिगेशन होता है आपका टैक्सेस पे करने का, आपका उत्तरदायी होता है आपका परफॉर्म करने का मिलिट्री और सिविल सर्विसेज के लिए, अगर ज़रूरत है तब, मतलब देश को कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। डुअल सिटीजनशिप, अगर हम बात करें डुअल सिटीजनशिप, तो इंडिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता है डुअल सिटीजनशिप को। मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट होल्ड द सिटीजनशिप मोर देन वन कंट्री। तो एक कंट्री की एक बार में सिटीजनशिप नहीं रख सकते आप, एक से ज़्यादा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा रखता है तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की ख़त्म हो जाती है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक एक्ट है हमारे पास OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दैट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द issuance of the overseas citizenship of India of the person of Indian origin who are not the citizens of India but
हु आर द लॉन्ग टर्म कनेक्टेड टू कनेक्शन टू द इंडिया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, लेकिन वो ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए इंडिया से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसका पीछे से जो जुड़ाव है, जो उसका मूल है, वो इंडियन ओरिजिन का है। अब है स्पेशल प्रोविज़न, कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं जो इंडियन सिटीजनशिप को प्रमोट करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे जो भी व्यक्ति माइग्रेंट पीपल थे, जो पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर आए थे 1947 के बाद, उनको तुरंत भारत की नागरिकता दे दी गई। पर्सन जो इंडिया में पैदा हुए और इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में आया था, उसके थ्रू काफ़ी लोगों को जो है इंडियन सिटीजनशिप मिली। और यहाँ पे कई सारे जो डाउट थे जो पहले चले आ रहे थे, उनको भी क्लैरिफिकेशन किया गया। इसी एक्ट को आगे जाके अमेंडमेंट भी किया गया 2019 के अंदर, जब आपका CA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको CA बोला गया। इसके अंदर अमेंडमेंट ये किया गया, जो इलीगल माइग्रेंट है, जो इलीगल तरीके से इंडिया आ गए हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए, उनको तुरंत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक्ट आ रहा है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या होता है? तो ये 2019 के अंदर आया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको वैसे समझा दिया है। यहाँ पे ये बोला गया था कि जो इलीगल माइग्रेंट है, जो इलीगल तरीके से इंडिया में घुस गए हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, और जो क्रिश्चियन हैं, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया कम्युनिटी रिलीजन के बेस पर, इसीलिए इसके खिलाफ जो है विवाद उठाता है इंडिया के अंदर। तो की प्रोविजंस क्या क्या हैं आपके यहाँ पे? CA के जो की प्रोविज़न है, पहला है ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है आपके इलीगल माइग्रेंट्स को। तो इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं? इलीगल माइग्रेंट्स वो तो बाहर से आते हैं देश के अंदर, क्या नाम है उनका, कुछ वो नहीं होता रहने की मतलब हाँ, जो सीमा में चोरी से घुस जाते हैं हमारे। जैसे अफगानी जो आए थे ना, जब तालिबान की सरकार, वो तो परमिशन ले लेके आए थे, प्लेन के थ्रू आए थे, एंटर किया उन्होंने, तो सरकार ने उनको मेहमान की तरह रखा हुआ है अपने देश के अंदर। लेकिन ये लोग सीमा में ज़बरदस्ती घुस जाए, सुरंग बना के घुस जाते हैं, कटीले तार जो लगे होते हैं, जब सेना नहीं होती तो वहाँ से घुस जाते हैं, मतलब किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर कर जाते हैं, तो वो इलीगल माइग्रेंट कहलाते हैं। जो 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में इलीगल तरीके से घुस गए थे, उनके ऊपर ये कानून लागू होता है। CA ने रिलैक्स किया है आपके रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन फॉर द इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर। सर मैंने वहाँ गलत बता दिया था आपको, 11 साल लगते थे पहले, और अब 5 साल लगते हैं। तो जो लोग इलीगल माइग्रेंट हैं, जो 5 साल कम से कम इंडिया में रह चुके हैं, वो CA के अंदर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले 11 साल तक रहना पड़ता था, 11 साल बाद आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब 5 साल कर दिया इसको घटा के। तो CA जो है प्रोवाइड करता है आपके सिटीजनशिप को जो इलीगल माइग्रेंट हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, हु आर द मुस्लिम एंड लीड टू द एक्यूशंस ऑफ द लॉ इन द डिस्क्रिमिनेटिंग एंड द वायलेटेड द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो CA के विपक्ष में ये दिया गया कि इंडिया अपने आप को सेकुलर कंट्री कहता है, तो धर्म के नाम पर कुछ लोगों को कैसे रोक सकता है वो? तो मुसलमानों को क्यों नहीं अधिकार दिया गया कि वो भी CA के अंदर नागरिकता ले सकें? तो जो ये वायलेट करते थे मेन, जो असम के अकॉर्ड हैं, जो 1985 में जो एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असम के लीडर के साथ, कि यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट है, जो बांग्लादेश से आए हैं असम में, उनको निकाला जाएगा या हटाया जाएगा। तो उसके लिए भी एक्ट लाया गया। यहाँ पे जो सिटीजनशिप पोटेंशियल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं आपकी, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज़ जो हैं, जो काफ़ी सारी जो सप्रेस्ड कम्युनिटी हैं, जिनके ऊपर भेदभाव किया जाता है, जो इलीगल माइग्रेंट हैं, जिनकी वजह से इनके आइडेंटिटी और कल्चर को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए एक्ट लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो हाईली कंट्रोवर्शियल रहा। जो सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 का, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो इलीगल माइग्रेंट थे उनको पहले 11 साल लगते थे, लेकिन जब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के माइग्रेंट हैं, उनको अब 5 साल में जो है भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है थ्रो द लाइट ऑफ द जुडिशियल रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर और द स्टेट। तो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कैसा रिलेशनशिप है हमारे देश के अंदर सेंटर और स्टेट का? आप कैसा रिलेशनशिप बताते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का? बताओ कैसा है? फेडरल तो है, लेकिन यहाँ पर कई जगह ऐसा देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है स्टेट गवर्नमेंट को,
यानी कि जहाँ पे विपक्ष की सरकार होती है, फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार सेंटर में और किसी राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि उन राज्य सरकारों को काम करने नहीं देती। जैसे उनको फाइनेंस कम देती है, क्राइसिस रहती है हमेशा, और उनको अपने लिस्ट के ऊपर अगर वो कोई कानून बनाती है तो उनको कानून बनाने से रोक देती है सरकार। अब 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे देश के अंदर जो है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्पोनेंट लिस्ट। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय को हैंडल करती है। ये होते हैं नॉर्मली जैसे फॉरेन अफेयर से जुड़े हुए मैटर, डिफेंस से जुड़े हुए मैटर, करेंसी से जुड़े हुए मैटर, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी से जुड़े मैटर और स्पेस रिसर्च से जुड़े मैटर। स्टेट लिस्ट में वो मैटर आते हैं जहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को होता है। इन लॉ पे, इन सब्जेक्ट मैटर पे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे आपके पुलिस का मैटर हो गया, पब्लिक हेल्थ का मैटर हो गया, हेल्थ एग्रीकल्चर का मैटर हो गया, आपका इरीगेशंस का हो गया, फिशरीज़ का मैटर हो गया। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर आते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट से जुड़ा मैटर हो गया, एजुकेशन से जुड़ा मैटर हो गया, वाइल्ड एनिमल से जुड़ा मैटर हो गया या पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़ा मैटर हो गया। तो यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाई कैमरल लेजिस्लेशन को प्रमोट करता है। यहाँ पे जो राज्यसभा है वहाँ पे स्टेट के असेंबली को रिप्रेजेंट करने वाले नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो विधानसभा की ताकत के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। और जो दूसरा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे लोअर हाउस कहते हैं, उसमें सांसद होते हैं जिसको पब्लिक जो है डायरेक्टली अपने वोट के थ्रू चुनती है। ये इलेक्टेड बॉडी होता है। तो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड बॉडी होता है और लोकसभा के अंदर इलेक्टेड बॉडी होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है वो दोनों को साथ लेके चलता है ताकि राज्यों का रिप्रेजेंटेशन भी होता रहे और सेंट्रल का भी होता रहे। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी पावर है हमारे देश के अंदर और इंडिपेंडेंटरी बॉडी है। इसके ऊपर किसी का भी कोई भी जुडिशरी के ऊपर प्रेशर नहीं है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके फाइनेंशियल रिलेशंस को बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में कैसे फाइनेंशियल रिलेशंस हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करता है आपके रिवेन्यूज़ को, रिवेन्यू कलेक्शंस को, फाइनेंस कमीशंस के जो रिकमेंडेशन है उनको लागू करता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन जो हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के वो कॉर्डियल होते हैं, वो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं और दोनों जो गवर्नमेंट है वो मिलकर देश के मतलब नेशनल यूनिटी के लिए काम करती हैं और देश की भलाई के लिए काम करती हैं। यहाँ पर कई बार दोनों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट जो है एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम होता है। लेकिन फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमेशा आरोप लगाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटरफेयर टाइम टू टाइम करती रहती है। यहाँ पे जो पावर्स होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में। जितने भी मैटर सब्जेक्ट होते हैं यूनियन लिस्ट के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र के होते हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन दूसरे मुद्दे जो स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट के होते हैं, स्टेट लिस्ट के होते हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो इसलिए यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर के बीच में क्लियरली मेंशन है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। एलोकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है, जैसे फाइनेंस देना है तो फाइनेंस अगर देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यूनियन गवर्नमेंट देती है। और फाइनेंस जो होता है वो जो रिवेन्यू जनरेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो रिवेन्यू जनरेट करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट रहता है उसी के अंदर से जो फाइनेंस जनरेट करके स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल, बहुत सारी ऐसे काउंसिल है जो इंटर स्टेट लेवल पर काम करती है। यहाँ पर जो पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मिली जुली पावर्स होती है। अब है कोऑर्डिनेशन ऑफ द कमिटीज़, जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ होती है जिनका फ़र्ज होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन किया जाए किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अगला है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसे आईएएस के एग्ज़ाम भी कहते हैं। जैसे आपका इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। इसमें सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं और स्टेट के कार्यों को भी ये मैनेज करते हैं। जो आईएएस होते हैं आपके, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होता है वो।
तो एडिशन में हम कह सकते हैं कि और भी सारे जो हैं सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। जैसे आपका जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटीज़, ये कमिटीज़ होती हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर जो होता है और जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो दोनों साथ साथ हैंडल की जाती हैं और दोनों स्कीमों को साथ साथ लेकर पब्लिक के प्रमोशन के लिए काम किया जाता है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो स्टेट के फाइनेंस की इंतजाम करता है, यानी कि स्टेट की जो योजना है उनके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा और उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये प्रॉपर प्लानिंग करता है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट की भी मदद ली जाती है। ओवरऑल अगर हम कहें तो स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ अगर अच्छे होते हैं तो स्टेट जो है उसका मैकेनिज़्म ईजी हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी तनातनी होती है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 18 ही लिख गया है गलती से, वैसे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये यानी कि पावर और फंक्शन क्या है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के और इमरजेंसी पावर्स क्या हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रमुख होता है देश का, यानी कि देश का हेड होता है, ये सारे देश को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है जो प्रेसिडेंट की होती है उसको प्रेसिडेंट जो है किसी भी स्टेट का सर्वे करने के लिए भेज सकता है। अगला है इसके अंदर फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किन क्या काम करता है। तो प्राइमरी फंक्शन जो है प्रेसिडेंट के वो हैं कि ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन होता है वो लेता है। अब है सेरेमोनियल रोल, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके नेशनल वेरियस कमर्शियल फंक्शंस को इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे, सेलिब्रेट करता है आपका स्टेट विजिट को और ऑफर करता है अदर ऑफिशियल इवेंट्स को। अब है एग्जीक्यूटिव रोल, एग्जीक्यूटिव रोल क्या होता है आपका, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एज ए एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट और अदर मेंबर को एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। अब है आपका लेजिस्लेटिव रोल, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव रोल की बात करें तो ये सम्मन कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है आपके पार्लियामेंट के लिए और एडवर्टाइजमेंट कर सकता है बोथ मतलब बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिगिनिंग ऑफ द ईच सेशन। अब है जुडिशियल रोल, अगर हम जुडिशियल रोल की बात करें तो पार्लियामेंट्स के पास ये पावर है कि वो जुडिशली ग्रांट कर सकता है पार्डन या अफेयर कर सकता है आपके इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिंगल इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अब है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है आपकी, इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। मेन पावर क्या है इसके पास, मेन पावर है इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो होते हैं वो लेता है, ये जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, साथ में जो पर्सन्स होते हैं जो पावर्स हैं इसके पास पावर भी है जजेस को रिमूव करने की भी। अब है लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है सम्मन करने की पावर है आपके पार्लियामेंट को और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है जब इसको लगता है कि मेजॉरिटी नहीं है तब। तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज को ये एड्रेस भी करता है जब जॉइंट सेटिंग होती है या फर्स्ट टाइम जो है ये हाउसेज जब कंडक्ट होते हैं तब। अगला है आपका जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस में क्या आता है कि ये माफ़ी दे सकता है, ये रेमिसेस कर सकता है, आपके पनिशमेंट के फाइन्स को कम कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन आल्सो सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मैटर्स ऑफ द लॉ और द फैक्ट। अब है इमरजेंसी पावर, अगर हम इमरजेंसी की पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पावर इमरजेंसी पावर होती है। जब देश में इमरजेंसी होती है तो ये अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर का मतलब है कि जो मिनिस्टर होता है जिसे फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं वो सारी फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं अपने पास इकट्ठी करके रखता है। अब है लिमिटेशन ऑफ द पावर और ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स जो है उसका लिमिटेशंस क्या है। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की तो वाइड रेंज ऑफ पावर्स है जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, आर देयर आल्सो सर्टेन लिमिटेशंस और दिस पावर सम ऑफ द मेन लिमिटेशंस इंक्लूडिंग। अब है आपकी लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, एग्जीक्यूटिव बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट कैन नॉट इंडिपेंडेंटली इन मैटर ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। अब है आपका लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो होती है लोकसभा की पावर होती है, जैसे लोकसभा में कौन से बिल को पास करवाना है, कैसे पास कराना है, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी लिमिटेड पावर है।
जुडिशल रिव्यू का मतलब है कि जज ने अगर कोई काम ठीक से नहीं किया, जैसे उसने आपको पार्डन माफ़ नहीं किया या कोई भी आपने रिमिशन ऑफ पनिशमेंट के लिए अप्लाई किया, तो उसको वो ध्यान नहीं, वो उसको चेंज कर सकता है। तो कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अथॉरिटी है और एक वाइड रेंज ऑफ पावर्स है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए, और प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर किसी भी डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। अब है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इमरजेंसी पावर्स जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो इमरजेंसी कंडीशन दो कंडीशन में आती है, एक इंटरनल इमरजेंसी, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी का मतलब है देश के अंदर अगर कहीं भी विद्रोह चल रहा हो, आंदोलन चल रहा हो, लोग हथियार लेके आंदोलन कर रहे हो, या कम्युनलिज्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो जाएं देश के अंदर, जो सरकार कंट्रोल ना कर पा रही हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो स्टेट इमरजेंसी लगेगी, और देश का काम है तो सेंट्रल इमरजेंसी लग जाएगी। अब यहाँ पर इमरजेंसी जो हम लगा रहे हैं उसका भी एक तरीका है कि जो भी आपने जो भी आपने स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाई है, तो आप गवर्नर शासन लगा दोगे, वहाँ पे गवर्नर उसके ऊपर रूल करने लगेगा। और अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शासन चलने लगेगा, हर चीज़ का जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा। ये तो हो गया इंटरनल इमरजेंसी। अगर हम एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात करें तो मान लो कोई कंट्री इंडिया के ऊपर हमला कर देती है, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, तो उस हमले से बचने के लिए, लड़ने के लिए हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर देते हैं। और नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये है, ये आर्टिकल 352 के अंदर आती है कि हमारे देश को खतरा है। तो जब देश को खतरा होता है तो हमारे पूरे देश की जो सरकारें होती हैं उनको बर्खास्त कर देते हैं, और इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको भी बर्खास्त कर सारी पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है, और वो उस पावर का इस्तेमाल कर इनसे लड़ाई लड़ता है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं ट्रीट टू द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, और आइदर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एन आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि हथियारों के साथ कोई भी विद्रोह हो जाए तब भी हम नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं, या फिर कोई भी कैबिनेट हेडेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी सरकार जो है वो गिर जाए, या सरकार जो है उसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जो है कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तब भी नेशनल इमरजेंसी जो है अनाउंस हो सकती है। जो पार्लियामेंट है वो 1 महीने के अंदर इस इमरजेंसी को अप्रूव करेगी। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती तो ये इमरजेंसी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। अब है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के पास प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर आ जाती है। तो इस समय जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब फ्री हो जाता है, सारी पावर जो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है, जिसे आर्टिकल 359 के अंदर बताया गया। तो प्रेसिडेंट कोई भी लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट का हो, कॉन्करेंट लिस्ट का हो या यूनियन लिस्ट का हो, कोई भी लॉ बना सकता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट से भी मांग कर सकता है कि उसको भंग करने की। तो प्रेसिडेंट कैन एज्यूम ऑल अदर वे ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं उनको बर्खास्त कर देते हैं। आर्टिकल 250 के अंदर दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर दैट फॉल्स विद इन द जुरिडिक्शंस ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो है वो एज्यूम कर सकता है किसी भी फंक्शंस को, किसी भी कंडीशंस के अंदर प्रेसिडेंट के जो डिसीजन होंगे सर्वोपरि रहेंगे, प्रेसिडेंट के पास सारी अथॉरिटी रहती है। आर्टिकल 356 जो है वो लागू हो जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कभी भी किसी भी सरकार को भी बर्खास्त कर सकता है। स्टेट इमरजेंसी, अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो वो आर्टिकल 356 के अंदर आता है। यहाँ पे जो स्टेट की इमरजेंसी लगती है, किसी राज्य प्रमुख में लगती है, वहाँ पे राज्यपाल जो है वो स्टेट का शासन संभाल लेता है। अगर वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो अपनी मेजॉरिटी फ्लोर टेस्ट के अंदर पास कर देती है तो स्टेट इमरजेंसी रिमूव हो जाती है। अगर वो इसके लिए अप्लाई नहीं करती तो यहाँ पर फिर स्टेट इमरजेंसी बनी रहेगी और राज्यपाल का शासन चलेगा। तो कई बार पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए कुछ पार्टीज जो होती हैं वो इस तरह की एक्टिविटी प्रमोट करना शुरू कर देती हैं। अब ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर। अब स्टेट इमरजेंसी के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर्स होती हैं। पहली पावर क्या है, एज्यूम ऑल एनी फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डेलीगेट द 3 फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि जितने भी काम स्टेट गवर्नमेंट के थे अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसको प्रेसिडेंट्स रूल्स के अंदर प्रेसिडेंट उसको परफॉर्म करेगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर्स होनी चाहिए, वो इंश्योर करे कि जो भी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर आते हैं, दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी अदर मैटर दैट फॉल्स इन द जुरिडिक्शंस ऑफ द स्टेट। अब है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस के अंदर जब पैसा नहीं बचता देश के अंदर, देश की सत्ता चलाने के लिए, उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है। तो इस कंडीशन को कंट्रोल आप कैसे करोगे? कंट्रोल आप ऐसे ही करोगे कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को कंट्रोल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा पावर आ जाएंगे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर।
क्या प्रेसिडेंट ये पावर पूरी कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में? तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर आ जाती है? उसके पास स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है, वो कोई भी डिसीजन जो है फाइनेंशियल जुड़ा ले सकता है। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी आपके लिमिटेड पीरियड के लिए ही काम करती है, यानी कि जब वो भरखास हो जाती है तब। तो प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज, प्रेसिडेंट जो है सैलरीज को रिड्यूस कर सकता है, अलाउंसेस को हटा सकता है, ये भी पावर है उसके अंदर। और कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोत्साहित द क्रेडिट फैसिलिटी टूवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिजर्व बैंक को रिमूव करने के लिए, प्रैक्टिसेस इनको रिमूव करवाने के लिए वो कहता है कि जो कंट्री की जो इकोनॉमिकल वॉलंटियर है उससे आर्टिकल 366 के अंदर मदद लेता है। अब एनालिसिस ऑफ इमरजेंसी, तो हमारे देश के अंदर इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी है, वो 1975 में लगी है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी जो 5 साल करीबन लगी रही थी। तो इस इमरजेंसी के अंदर जो सारा कंट्रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो रहा था और हर चीज़ की जो व्यवस्था थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो 1976 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पार्लियामेंट के थ्रू ये अप्रूव करा लिया कि इमरजेंसी कंडीशन अभी बनी रहेगी और इमरजेंसी को इतनी जल्दी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि आपका जो ये नेशनल इमरजेंसी है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के अंदर आप किसी भी तरह का डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं ले पाता, कोई मिनिस्टर भी नहीं ले पाता, वो डिसीजन केवल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले पाती है। ये कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है आपके?